हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मेरा नाम है अदिति और आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एनेक्सेशन ऑफ योर सिंध। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने आपके सिंध पर भी किया था कब्जा, और ये कब्जा किस प्रकार से हुआ ये चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और इसके जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग आपका सिख वॉर करेंगे कवर। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि आपका जो सिंध का एनेक्सेशन है, सिंध पर जो कब्जा है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आपको चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से जो आपका सिंध प्रोविंस है उस पर यहाँ पर अंग्रेजों ने किया था कब्जा। ऑलराइट, जो कि सिंध अब आपका पाकिस्तान में आ जाता है। और यहाँ पर एक पोर्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका कराची पोर्ट। ठीक है, कराची बंदरगाह यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के टाइम पर ये जो जगह है ये आपकी पाकिस्तान में है, पर जैसे कि हमारे आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है जहां पर आपके ब्रिटिशर्स ने अपने आप को और एक्सपैंड किया था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग करेंगे इसके बारे में बातचीत। तो किस प्रकार से यहाँ पर कौन राज्य करता था और कैसे यहाँ पर ब्रिटिशर्स पहुंचे, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपने आप को मतलब इस एरिया में भी स्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या तरकीबें यहाँ पर लगाई। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर एंग्लो, नेपाल और बुर्मा वॉर कवर किया था। बट अगर हम इंडिया की तरफ वापस से आ जाएं तो लास्ट वॉर हमने मराठा देखा था। ठीक है जी, अब मराठा वॉर जो था उसके खत्म होने के बाद जो आपके ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने यहाँ पर काफी हद तक बहुत सारी जगहों पर कब्जा कर लिया था। बचा था नॉर्थ में आपका पंजाब यानी कि सिख कम्युनिटी वाला एरिया, और दूसरा बचा था आपका सिंध वाला रीजन। तो अब यहाँ पर सिंध पर ये लोग कैसे कब्जा कर रहे हैं इस चीज को देखते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को सिंध पर ट्रेड करने की परमिशन 1630 में ही मिल गई थी। ठीक है, 1630 में ही इनको यहाँ पर व्यापार करने की परमिशन दे दी थी मुगल्स ने, क्योंकि यहाँ पर इनको एक फरमान मिला था और मुगल्स के द्वारा ये मिला हुआ फरमान जो था वो इनके लिए एक तरीके से बून मतलब एक तरीके से एक बहुत अपॉर्चुनिटी के तौर पर साबित होते थे। तो यहाँ पर इनको ऑलरेडी एक फरमान मिला हुआ था जिसके हिसाब से ये लोग अब तक ट्रेड करते आ रहे थे सिंध में। 18वीं शताब्दी में यहाँ पर क्या होता है कि थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे 18th सेंचुरी में। अब क्या चेंजेस थे ये यहाँ पर देखते हैं। 18th सेंचुरी में कुछ चेंजेस आए। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ब्लैंक शीट स्टार्ट कर लेती हूँ, है ना, जिससे कि चीजें आपको ढंग से समझ में आ जाए। अच्छा देखिए, अगर आपको कुछ भी डाउट आते हैं तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो, है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि 18वीं शताब्दी की बात करी जा रही है, 18th सेंचुरी की। अब इस टाइम पर क्या था कि सिंध को रूल किया जा रहा था आपके जो कलोरा चीफ हैं उनके द्वारा। किसके द्वारा? कलोरा चीफ्स के द्वारा यहाँ पर 18वीं शताब्दी में आपके सिंध को रूल किया जा रहा था। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर मुगल्स का डिक्लाइन हुआ, देखो वैसे तो मुगल्स का यहाँ पर अच्छा खासा कब्जा था। जैसे जैसे मुगल का डिक्लाइन हो रहा था वैसे वैसे आपकी जो ये रीजनल स्टेट्स थी और ये रीजनल पावर जो हैं और बाहरी जो आपकी शक्तियां थी, बाहरी जो पावरफुल आपके लोग थे, वो हिंदुस्तान में आकर अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपके जो कलोरा चीफ हैं वो आते हैं, ठीक है, अपने सिंध पर कब्जा करते हैं, सिंध पर राज्य कर रहे थे वहां पर जब आपके मुगल्स का होता है डिक्लाइन। अब रही बात ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो 1758 में 1758 में यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की एक फैक्ट्री थी थटा पे, थटा जो कि आपका सिंध का एक रीजन है, वहां पर फैक्ट्री थी। किसकी फैक्ट्री थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। अभी मैप में मैं आपको ये जगह दिखा दूंगी। फिर यहाँ पर क्या होता है 1761, देखिए 1761 में आप लोगों को पता है 1761 में यहाँ पर आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है आपके 1761 से लेकर 1775 तक, 1761 से लेकर 1775 तक की बात करी जा रही है यहाँ पर। अब इस बीच में क्या चेंजेस आते हैं ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए इस टाइम के जो चेंजेस हैं, यहाँ पर क्या होता है कि सिंध में कलोरा चीफ जो थे, ठीक है, वो यहाँ पर बेसिकली तो वो यहाँ पर डील कर लेते हैं सिंध में, ठीक है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर उनके हिसाब से जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी है,
है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी एक फैक्ट्री थी सिंध में, और यहाँ पर जब आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चला कि यहाँ पर जो कलोरा चीफ्स है ना वो यहाँ पर राज्य कर रहे हैं, तो यानी कि उनसे बना के रखनी पड़ेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि सिंध में बने रहने के लिए वो कलोरा चीफ से कर लेती है एक डील। ठीक है, तो ये कलोरा चीफ से कर लेते हैं एक डील, और डील में ये लोग क्या कहते हैं कि भाई देखिए आप ना यहाँ पर किसी और यूरोपियन पावर को अपने सिंध में घुसने मत देना। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा डर किस चीज का लगा रहता था कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई और पावर एंट्री ना ले ले। ठीक है, तो यही डर इनको इस टाइम पर सता रहा था, तो उन्होंने सिंध वाले लोगों से भी बोल दिया था कि भैया उनसे संधि कर ली थी कि आप यहाँ पर किसी और यूरोपियन पावर को एंटर मत करने देना। ठीक है, 1775 में क्या होता है, अब देखो 1761 से लेकर 75 तक तो ये बात रही, क्योंकि यहाँ पर जो कलोरा चीफ होगा उस टाइम पर उसके साथ इन्होंने डील कर ली थी। अब यहाँ पर समय बदला और नया चीफ जो था, नया कलोरा चीफ जो था वो यहाँ पर आता है, और वो क्या करता है कि ईस्ट इंडिया की फैक्ट्री जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री है उसको बंद करवा देता है, जिसका नाम होता है सरफराज खान। तो कौन आते हैं 1775 में? सरफराज खान। ठीक है, और ये आते ही क्या करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री है उसको करा देते हैं बंद। अब यहाँ पर जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री बंद होगी तो यानी कि इनको डर सता जाएगा कि भैया ऐसे कैसे, ये तो परेशानी वाली बात है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो 1770 की अगर हम बात करें, उस टाइम से सिंध में बलूच ट्राइब जो थे वो पावर में आ गए थे, जिनको बोलते हैं हम तलपुरा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंध में क्या हो रहा था, सिंध में आपको एक नया पॉइंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 1770 से जो आपका सिंध है उसमें बलूच ट्राइब, बलूचिस्तान से जो बलूच ट्राइब थे, ठीक है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं तलपुरा। बलूच ट्राइब क्या बोला जाता है इनको? बलूच तलपुरा ट्राइब। ठीक है, बलूच तलपुरा ट्राइब, ये याद रखना। ऑलराइट, इससे इस पॉइंट को मत भूलना, इसको याद रखना। तो ये बलूच तलपुरा ट्राइब जो है, इन्होंने अपनी पावर जो है वो यहाँ पर बढ़ानी शुरू कर दी थी। ठीक है, और इस हिसाब से सिंध पर इनका हद से ज्यादा कब्जा भी हो गया था। अब यहाँ पर 4 तलपुरा भाई थे, तो आप देखोगे कि 1778 में, 1783 में 4 तलपुरा भाई हैं। कितने? 4 तलपुरा भाई हैं। ठीक है, जिनको यहाँ पर 4 यार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? 4 यार। ठीक है, इंग्लिश में लिखोगे 4 यार। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको? इन 4 भाइयों को क्या बोला जाता है? 4 यार। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि ये सिंध को आपस में उसके हिस्से जो है वो बांट लेते हैं। ठीक है, जैसे 4 भाइयां आपस में हिस्सा बांट लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास रसगुल्ला है और आप 4 भाई बहन हो, तो आप आपस में बांट लोगे। वही हिसाब ये लोग सिंध के साथ करते हैं। तो जो 4 तलपुरा आपके ट्राइब हैं, जो 4 भाई हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं कि सिंध को आपस में बांट लेते हैं। अब इन 4 रूलर्स को अमीर भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अमीर। ठीक है, ये वो वाला अमीर नहीं है, रिच वाला अमीर नहीं है, अमीर बोला जाता है इनको। ओके, तो ये आमीर्स ऑफ सिंध कहलाए जाते थे। क्या कहलाए जाते थे? आमीर्स ऑफ सिंध। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, सबसे पहली चीज, ये दुरानी एम्पायर के अंडर में थे। जो दुरानी एम्पायर आप लोगों को यहां पर याद होगा, अहमद शाह अब्दाली वाला। ठीक है, तो ये लोग दुरानी एम्पायर के अधीन थे। किसके अधीन थे? दुरानी एम्पायर के। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो एक कहानी हो गई। इसके आगे की कहानी यहां पर मैं आपको दिखाती हूं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो चलिए इसके आगे की कहानी यहां पर देखेंगे कि बात चल रही है 1799 की। 1799 की बात है, जब यहां पर नेपोलियन का थ्रेट
आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को फेस करने को मिल रहा था। नेपोलियन का थ्रेट कैसे, देखिए 1799 की ही बात है, जब आपके मैसूर वॉर चल रहे थे, एंग्लो मैसूर वॉर, और टीपू सुल्तान ने किसको चिट्ठी लिखी थी, नेपोलियन को, और इसने किस किस से मदद मांगी थी, अफगान से, अफगान से, अरब से, सबसे इन लोगों ने मदद मांगी थी टीपू सुल्तान ने कि आओ और मेरी मदद करो। तो टीपू सुल्तान ने जब नेपोलियन को यहाँ पर लिखा था लेटर, वो आ तो रहे थे पर आ नहीं पाए, वो यहाँ पर इजिप्ट में ही फंस गए थे। पर इसका जो डर था वो किसको हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को सता रहा था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर सताने लगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, आपके नेपोलियन तो आ नहीं पाए, ठीक है, बट 1800 में यहाँ पर जो रिलेशंस थे, ठीक है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, ठीक है। इस टाइम पर काफी हद तक जो रिलेशंस थे वो यहाँ पर बहुत खराब चल रहे थे, और 1807 में यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन होती है। 1807 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी यहाँ पर साइन होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ टिलसित, ट्रीटी ऑफ टिलसित, ठीक है। अब ये ट्रीटी ऑफ टिलसित क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, और ये किसके बीच में हुई थी, ये हुई थी पहली बात तो आपके यूरोप में। कहाँ हुई थी ये, यूरोप में साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ टिलसित, याद रखना, ठीक है। और इसमें अलायंस कौन कौन था, देखिए रशिया और नेपोलियन के बीच में ये एक ट्रीटी थी जो कि यहाँ पर साइन हुई थी, ऑलराइट। और यहाँ पर अलायंस आपको किसका देखने को मिलेगा, रशिया और आपके नेपोलियन, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो ट्रीटी है ये यहाँ पर साइन होती है, ठीक है। और अब इंग्लैंड को लगता है कि रशिया और फ्रांस जो है वो मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर कर देंगे। कहां से, देखिए आपको पता ही है कि रशिया जो था उस टाइम पर काफी स्ट्रॉन्ग था, काफी पावरफुल था। तो रशिया आप अगर मैप में देखोगे तो आपको एशिया में ऊपर की तरफ यहाँ पर रशिया देखने को मिलता है। तो रशिया को वैसे भी किसकी जरूरत थी, पोर्ट्स की जरूरत थी, जो बंदरगाह होते हैं, जो पोर्ट्स होते हैं, उनकी जरूरत थी। तो इनको लग रहा था कि कहीं अफगान के तरफ से ये लोग हिंदुस्तान तक ना आ जाएं, ठीक है, कहीं अफगान से ये लोग यहाँ पर हिंदुस्तान तक ना आ जाएं, यानी कि सिंध पर कब्जा ना कर लें और ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से बाहर ना कर दें। तो ये डर जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में चढ़ गया, और इसकी वजह से यहाँ पर जो लड़ाई है वो आपकी शुरू होगी। तो पूरे नॉर्थ में तो सारे जो आपके रशिया है उनका कंट्रोल था, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि कभी ना कभी रशिया यहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि उसको पोर्ट रीजन चाहिए था व्यापार के लिए, आने जाने के लिए, है ना। अगर आप ऊपर रशिया के नॉर्थ में देखोगे तो वहां पर आपकी अच्छी खासी तो वहां पर बर्फ जम जाती है, वहां से तो निकल के कहीं जा नहीं सकते, तो पोर्ट का रीजन को चाहिए ही चाहिए था, ठीक है। अब उसके लिए यहाँ पर कब ये अटैक कर दें, इस चीज के लिए डर रहे थे आपके ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, अब इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे हिंदुस्तान में कौन थे, वो लॉर्ड मिंटो। अब इनका दिमाग चला यहाँ पे लॉर्ड मिंटो का। अब लॉर्ड मिंटो का जब दिमाग चलेगा तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर इन्होंने क्या करा, लॉर्ड मिंटो ने, इन्होंने ना डेलीगेट्स भेजे, ठीक है। जो बॉर्डर किंगडम्स थे हिंदुस्तान के, मतलब जो बॉर्डर किंगडम्स थे यहाँ पर, वहां पर उन्होंने क्या भेजे, डेलीगेट्स भेजे, ठीक है। जैसे मेटकाफ को यहाँ पर भेज दिया, तो कोई इस व्यक्ति का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटकाफ को यहाँ पर भेजा, कहां पर, सिख एम्पायर में भेजा संधि करने के लिए, ठीक है। मेटकाफ को भेजा सिख एम्पायर, कहां भेजा होगा, लाहौर, क्योंकि सिख एम्पायर की जो कैपिटल थी वो कौन सी जगह थी, लाहौर थी। तो ये चले गए लाहौर। दूसरा व्यक्ति कौन था, एल्फिंस्टन। आपने एल्फिंस्टन के बारे में पढ़ा होगा, एल्फिंस्टन याद है। तो एल्फिंस्टन को भेजा गया दुरानी एम्पायर में, ठीक है। दुरानी एम्पायर यानी कि काबुल, इनको भेजा काबुल,
तीसरा व्यक्ति यहाँ पर है मैल्कॉम। मैल्कॉम को भेजा आपके पर्जिया यानी कि तेहरान। मैल्कॉम को कहां भेजा? पर्जिया। ओके, और उसके बाद निकोलस को भेजा गया सिंध। निकोलस को भेजा सिंध, ठीक है। अब निकोलस आए सिंध में। ऑलराइट, तो इन 4 डेलीगेट्स को इन्होंने जगह जगह भेजा कि तुम जाओ और जाके उन लोगों से बातचीत करो कि वो यहाँ पर कभी भी रशिया और आपके नेपोलियन की बातों में ना आए और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा साथ दें, क्योंकि हम उन्हें फायदा देंगे, बाकी ये सब लोग यहाँ पर कब्जा करेंगे। तो 1807 में होती है एक और ट्रीटी, ठीक है। एक तो ये ट्रीटी है जिसको याद रखना, 1807 में एक ट्रीटी होती है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और सिंध जो है ये ट्रीटी साइन करते हैं इटर्नल फ्रेंडशिप को लेकर। इटर्नल फ्रेंडशिप यानी कि हम आपके दोस्त हैं, सदा सदा के लिए दोस्त रहेंगे। आप पे आने वाली कोई भी आपदा विपदा वो सबसे पहले हम पर होकर आएगी, हम उसका देखेंगे, हम उसका जवाब देंगे। वैसे ही आपको यहाँ पर हमसे दोस्ती निभानी है। अगर हम पर कोई आपदा आती है तो आप यहाँ पर हमारी मदद करेंगे। तो ये इटर्नल फ्रेंडशिप वाली ट्रीटी आपस में इनके साइन हो जाती है 1807 में। अब क्या होता है, 1820 में इस ट्रीटी को रिन्यू कर लिया जाता है। क्यों किया जाता है? देखिए, 1807 में एक ट्रीटी साइन हुई इटर्नल फ्रेंडशिप की, अब 1820 में इसको कर दिया गया रिन्यू। क्या रीजन रहा इसको रिन्यू करने का? देखिए, रीजन था कि यहाँ पर जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, ठीक है, उसको रिजॉल्व किया गया आफ्टर द डिफीट ऑफ मराठास इन 1818, ठीक है। तो यहाँ पर कच्छ पे जो कच्छ है, जो कच्छ का बॉर्डर है, वहां पर चल रहा था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा सा डिस्प्यूट, ठीक है। तो उसको यहाँ पर रिजॉल्व किया गया, है ना। मराठास तो यहाँ पर हार ही गए थे 1818 में, तो इस वजह से यहाँ पर इस बॉर्डर डिस्प्यूट को इन्होंने किया रिजॉल्व। अब यहाँ पर फाइनली एक बेटर ट्रीटी साइन होगी 1832 में। एक और ट्रीटी यहाँ पर साइन होगी, ठीक है। कब होगी? 1832 में। चलिए, अब इस ट्रीटी में क्या होता है, देखिए इस ट्रीटी में ये इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी हैं वो आराम से सिंध में बिना फेयर के ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। जो व्यापारिक लोग हैं जो व्यापार के लिए आ रहे हैं, वो व्यापारी इजीली यहाँ पर बिना किसी भी तरीके का फेयर दिए ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। बस इनके पास क्या होना चाहिए? पासपोर्ट होना चाहिए। बिना पासपोर्ट के इनको नहीं जाने दिया जाएगा। तो पासपोर्ट जो है वो क्या है? वो मस्ट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंग्लिश व्यापारी जो है यानी कि इंग्लैंड के जो व्यापारी हैं वो यहाँ रहने की अनुमति नहीं मिलेगी उनको, यानी कि ब्रिटिश रेजिडेंट यहाँ पर नहीं बना सकते, रह नहीं सकते। इंडस रिवर जो है उसको यूज किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक काम के लिए। वहां पर कोई भी आपके वॉरशिप वगैरह जो है, ठीक है, जो आपके लड़ाई वाले जो लड़ाकू जहाज वगैरह होते हैं ना, ये यहाँ पर नहीं आएंगे। कोई भी किसी भी तरीके का मिलिट्री इक्विपमेंट यहाँ पर नहीं आएगा, ये सब प्रोहिबिटेड है। तो सिंधु नदी ये बेसिकली नेवल के तौर पर इस्तेमाल करी जाती थी, ठीक है। तो ये इंडस रिवर जो है इसमें आपकी वॉरशिप्स वर्जित है। सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए कुछ सामान इधर उधर लेके जाना है तो बात हम समझते हैं, बट यहाँ पर वॉरशिप्स नहीं आएंगी, मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं आएंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर चौथा पॉइंट ये रहा कि यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। जो यहाँ पर देखिए क्या था कि आपके जो आर्मीज थे वो कंट्रोल कर रहे थे हर एक चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था कि आपके जो मिलिट्री टोल हैं वो तो यहाँ पर नहीं लगते, ठीक है। जो मिलिट्री टोल्स थे वो यहाँ पर माफ थे, बट यहाँ पर आपको जो टैरिफ मतलब बेसिकली जो टैक्स है वो यहाँ पर आपको आर्मीज को देना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उनका कंट्रोल जो था वो बरकरार था, उनका कंट्रोल है यहाँ पर, तो आपको उन्हें टैक्स तो देना ही पड़ेगा, ओके। आई होप इतने पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो इस ट्रीटी में ये सारे पॉइंट्स जो थे वो यहाँ पर किए जाते हैं कवर, ठीक है। आपस में इन सारे पॉइंट्स पर करी जाती है बात। अब 1836 में क्या होता है, देखिए 1832 में तो इनकी ये ट्रीटी यहाँ पर हो गई। 1836 में आपके नए
जो गवर्नर जनरल है वो यहाँ पर आते हैं। कौन से गवर्नर जनरल यहाँ पर आएंगे? देखिए यहाँ पर गवर्नर जनरल आते हैं आपके ऑकलैंड। ठीक है, मैं यहाँ पर इनका नाम जो है उसे मेंशन कर देती हूँ, आप लोगों को आसानी होगी। तो नए गवर्नर जनरल यहाँ पर आ गए 1836 में। क्या नाम है इनका? लॉर्ड ऑकलैंड। जस्ट अ सेकेंड, लॉर्ड ऑकलैंड आ गए यहाँ पर। ठीक है, ये बन गए नए गवर्नर जनरल। अब क्या होता है, अब ये नए गवर्नर जनरल जैसे आए ना, बस इन लोगों के दिमाग में एक ना एक फितूर यहाँ पर चल जाता था। तो इनके दिमाग में क्या फितूर चल गया भाई? इनके दिमाग में फितूर आ गया कि आप, इनका एम हो चुका था कि रशिया को एक्सपेंशन करने से किस प्रकार से रोका जाए, क्योंकि इनको लग रहा था कि अफगान और सिंध जो है वो रशिया के साथ मिलकर एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को धोखा देके उनको बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का डर जो था वो इनके दिमाग में बस गया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए अब सिंध में कुछ जगह पर आपके सिख का भी कब्जा था। ठीक है, कुछ पार्ट जो थे आपके सिंध के वो किसके कब्जे में थे? वो यहाँ पर सिख एम्पायर जो था। ठीक है, तो सिखों ने यहाँ पर इन पर कब्जा कर लिया था आपके सिंध के कुछ भागों पर। ओके, तो इस वजह से क्या था कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सोचा था कि अब इनको लग रहा था कि कैसे ना कैसे करके हम सिखों से या सिंध से अपनी मदद मांगे। ठीक है, कि अगर मान लो रशिया एक्सपैंड करता है और यहाँ पर आने की कोशिश करता है हिंदुस्तान की तरफ, तो हमें अपनी गद्दी बचानी है, उन्हें एक्सपैंड करने से रोकना है कि कल को ये लोग जाकर उनसे मिल ना जाए, उनकी बात मान ना जाए, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका जो सिंध है, ठीक है, उनको ये लगने लगता है कि सिख जो है वो हम पर अगला और हमला कर सकते, क्योंकि उस टाइम पर सिख एम्पायर जो था वो सिंध पर हमले कर रहा था। तो कुछ पार्ट जैसे ही उन्होंने कब्जे कर रखे थे जिन पार्ट्स पे, उसके बाद यहाँ पर सिंध वालों को लगा था कि शायद अगला बार भी यहाँ पर सिख हम पर कर सकते हैं, उसके लिए भी तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये किससे प्रोटेक्शन की बात करते हैं? सिंध वाले यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से, कि देखो भाई सिख वाले जो है ना, सिख के लोग जो है ये हम पर बार बार कुछ ना कुछ अटैक कर रहे हैं। अब हमें भी तो यहाँ पर अपने राज्य पार्ट को संभाल के चलना है, तो उस संभालने के लिए आप दो हमें प्रोटेक्शन। तो सिंध और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, 1838 में 1838 में यहाँ पर एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट जो होता है वो होता है साइन। ठीक है, यानी कि तीन लोगों के बीच में यहाँ पर ये अग्रीमेंट जो है वो साइन हो रहा है। किस किस के बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस सिख और आपके सिंध के आमिर, इनके बीच में यहाँ पर ये एक तरीके से जो तो वो जिसे हम कह सकते हैं कि तीन लोगों के बीच में ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट जो है, तीन राज्यों के बीच में ये अग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ। ठीक है, अब इस अग्रीमेंट में क्या था, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यहाँ पर मीडिएट करने वाली थी आपके सिंध और सिख के डिस्प्यूट में। अब देखो सिंध और सिख का डिस्प्यूट था, देखिए यहाँ पर अगर हम सिख यानी कि पंजाब वाला जो इलाका है वो सिख एम्पायर का था। ठीक है, सिखों ने आपके कश्मीर पर भी कब्जा कर लिया था, तो काफी बड़ा एम्पायर, काफी बड़ी जगह यहाँ पर सिखों के हक में आ रही थी और सिंध उनके बिल्कुल बगल में था। ठीक है, तो अब यहाँ पर लाजमी है कि जब सिख यहाँ पर एक्सपैंड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो सिंध के भी कुछ रीजन्स पे अपना कब्जा करेंगे, है ना, क्योंकि हर आदमी यही सोचता है कि मैं कितना एक्सपैंड कर लूं और कोई भी मुझसे ज्यादा पावरफुल ना रहे। तो वही चीज सिखों के दिमाग में थी। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी बन गए मीडिएटर। ठीक है, ये मीडिएट करेंगे इन दोनों की लड़ाई के बीच में। ओके, तो ये यहाँ पर मीडिएटर बन के बैठ गए। इस संधि के तहत क्या हुआ, इस अग्रीमेंट के तहत इन लोगों ने बोल दिया कि भैया हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम आप दोनों के बीच में सुलह कराने की करेंगे कोशिश। ठीक है, तो सुलहकार यहाँ पर बन गए आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटेन रेजिडेंट जो है वो सिंध में कहीं भी किया जा सकता है, इसकी अनुमति हो गई थी। ठीक है, सिंध को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी पर आ जाती है और जो आपके यहाँ पर
शाह सूजा हैं जो कि दुरानी किंगडम के थे, ठीक है, दुरानी किंग थे शाह सूजा, वो यहाँ पर एक मतलब भागकर आ जाते हैं अपने किंगडम से, और भागकर आने के बाद वो सिख और ईस्ट इंडिया कंपनी की शरण में आ जाते हैं, ठीक है, कैप्टिविटी में आ जाते हैं इनकी, और यहाँ पर इन लोगों से मांगते हैं मदद कि कैसे भी आप हमें यहाँ पर दे दो शरण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नाम है इनका, शाह सूजा, ओके। अच्छा, इनकी बात हम लोग जब सिख के बारे में पढ़ेंगे ना तो करेंगे ही करेंगे। चलो, तो ये यहाँ पर आते हैं भागकर किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख के पास के भैया हमें यहाँ पर दे दो शरण, हमें चाहिए आप लोगों से शरण, हमारी यहाँ पे मदद कर दो। अब इसको क्या है कि जो आपके शाह सूजा है इनको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है कि देखो हम तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हैं, पर इसके बदले में तुम अपने जो सोवरेन राइट्स हैं सिंध पर उनको हटा लो। सोवरेन राइट्स थे यहाँ पर जो इनके, ठीक है, जो ट्रिब्यूट राइट्स थे उनको यहाँ पर हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब वो तो वैसे भी इनकी कैप्टिविटी में आ गया, वो तो वैसे भी शरण मांगने के लिए आया, तो वो तो मान ही जाएगा, तो वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज पे मान जाता है, और यहाँ पर इनको बोल देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अगर कल को देखिए मान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये सोच रही थी कि सिंध कल को हमारे कब्जे में हो गया, फिर भी अगर इनके जो सोवरेन राइट्स हैं वो सिंध पर लगे रहे तो उससे क्या होगा, नुकसान किसका होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहती थी यहाँ पर कि वो किसी को भी ट्रिब्यूट दें या किसी की भी कुछ भी यहाँ पर किसी भी जगह पर कब्जा होने के बाद उसका इतना सा भी इंटरफेरेंस है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिमाग लगाया और यहाँ पर जो दुरानी किंग है यानी कि जो दुरानी एम्पायर है उसका यहाँ पर इंटरफेरेंस खत्म करने के लिए उन्होंने ये पर्टिकुलर बात इनसे यहाँ पर अग्री करा दी, ठीक है। अब 1839 में क्या होता है, सिंध अब यहाँ पर ऑफिशियली सब्सिडरी अलायंस पर कर देता है साइन, और यहाँ पर एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का बन जाता है गुलाम, ठीक है। किसका गुलाम बनता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का बन जाता है गुलाम आपका सिंध, ओके। सब्सिडरी अलायंस ऑफिशियली साइन हो चुके थे। अब इनसे क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रॉमिस करा लिया था कि जब भी अफगान से लड़ाई होगी तो सिंध जो है वो इनकी मदद करेगा, ठीक है। और कभी अगर अफगान ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर यहाँ पर हमला भी कर दिया तब भी सिंध मदद करेगा, ठीक है। और ऐसा होता भी है। उस टाइम पर आपका 1839 से लेकर 42 तक फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि सिंध अपनी अच्छी खासी सेना जो था वो भेजता था, पर उनकी पावर जो थी उस टाइम पे खत्म हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे भी हार जाएगी उसमें। चलिए हम इसमें ही आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनसे प्रॉमिस करा लिया इन्होंने कि कल को अगर अफगान से लड़ाई होती है तो सिंध मदद करेगा। 3 लाख रुपए सालाना ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए जाते हैं सिंध की तरफ से, और यहाँ पर जो आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है सिंध की वो भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाती है। यानी कि अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके सिंध का अच्छा खासा जो भाग है, अच्छा खासा जो उसका मतलब पूरा जो रूल है वो कर लिया था अपने हाथ में, क्योंकि इनका तो दिमाग इसी चीज पे चलता था कि कैसे ना कैसे करके किसी ना किसी जगह वो अपने पे कब्जे में कर ले कि कोई और बंदा उसकी तरफ आंख उठा के भी ना देख सके। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि आपका अफगान वॉर हुआ था, तो 1839 से लेकर 1842 तक आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ, ठीक है, जिसमें यहाँ पर सिंध ने अपनी मदद करने के लिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्हें मदद करनी थी एज पर द अग्रीमेंट, तो यहाँ पर वो अपनी सेना भेज देते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से ये और भी कम पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है, इनकी पावर और कम होने लगती है क्योंकि एक इतनी बड़ी टुकड़ी जो थी वो उन्होंने सेना की भेजी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पर इस लड़ाई में हार जाती है। अफगानों से जो लड़ाई हुई थी उसमें पहली बार आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है, ओके। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा था कि सिंध ने उनकी अच्छी खासी तरीके से मदद करी नहीं है, ठीक है। अब ये तो देखो इनकी ना बेबुनियाद लड़ाइयां यहाँ पे बहुत सारी होती थी, तो इनकी एक और नई जो इनको दिमाग में इनके जो चढ़ रहा था वैसे ही हार गए थे, तो हार तो कुछ लोगों को मंजूर होती नहीं है, उनमें से थे आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है यहाँ पर सिंध से, देखो यार तुम लोगों ने ना हमारे साथ हमारी मदद करी नहीं, ठीक है, तुम लोगों ने हमारी मदद करी नहीं जिस तरीके से तुम्हें करनी चाहिए थी, अच्छी तरीके से मदद करने आए नहीं, अब तुम हमारे साथ एक और नई ट्रीटी करोगे साइन। तो यहाँ पर एक नई ट्रीटी जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है, एक नई ट्रीटी यहाँ पर आपकी होगी साइन। चलिए, तो अब इस न्यू ट्रीटी में क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। नई ट्रीटी में सिंध जो है, ठीक है, सिंध से अब यहाँ पर क्या है, जो एक तरीके से देखा जाए जो शिप फ्यूल के लिए भी पैसा है ना वो भी यहाँ पर आपके आमिर देंगे,
और आमिर अपने नाम के जो सिक्के हैं वो भी नहीं बनवा सकते हैं। दूसरी चीज, सिंध के मतलब नए अगर देखा जाए उसको बेसिकली यहाँ पर जो ऑफिशियल एक तरीके से ऑफिशियल जो आमिर थे, ठीक है, सिंध के, उनको भी यहाँ पर एक तरीके से खत्म कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हम मान सकते हैं कि ऑफिशियली सिंध पर अब कब्जा हो गया था किसका? अंग्रेजों का। ठीक है, अंग्रेजों का यहाँ पर हो गया था अच्छा खासा कब्जा। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर अब एक तरीके से ये जो बाकी बची कुची चीजें थी ये तो सिर्फ इसीलिए करा रहे थे क्योंकि अपना जो काम है उसको कंपेंसेट करने के लिए। बताओ, शिप फ्यूल का भी पैसा ये लोग यहाँ पर जो आमिर थे उनसे ले रहे थे, है ना। और यहाँ पर आमिर, ये जो आमिर थे सिंध के, उनको बोल दिया कि भैया आप यहाँ पर जो कॉइन्स मिंट करवाओगे, यानी कि जो कॉइन्स हैं उन पर अपना नाम जो है वो यहाँ पर नहीं लिखवाओगे, आपका नाम अब नहीं चलेगा। फाइनली 1843 में 1843 में आपकी ये जो आमिर थे वो भी यहाँ पर इनका भी नामो निशान जो है वो खत्म हो जाता है सिंध से, और सिंध किसके कब्जे में आ जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पर आपके कब्जे में आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आई होप ये सारी पॉइंट्स जो हैं आपके सिंध से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग यहाँ पर एंग्लो सिख वॉर के बारे में बात करेंगे। 2 वॉर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर सिखों की भूमि पर भी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था कब्जा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से आपकी कोमोलिका बन के यहाँ पर एक एक जगह को यहाँ पर तुड़वा के उसमें अपना राज्य बनाने की पूर्णता से कोशिश कर रही है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर सिंध पर भी कर लिया है कब्जा। अब अगली जो अगर देखा जाए अगला जो शिकार है वो आपका सिख है। ठीक है, सिख एम्पायर है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट्स जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स जो है उनको कवर करेंगे, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस वगैरह, इन सब पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं कवर। दैट टू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो वी आर गोइंग टू मीट टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, एंड इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ओके, चलिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना इफ यू आर न्यू टू द चैनल। ओके, चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।